अक्सर ये कहा जाता है ना कि इतिहास तो हमेशा जीतने वाले ही लिखते हैं। पर सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई जंग हारकर भी जीतने वाले से कहीं ज्यादा बड़ा बन जाए? जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी गाथा जो हमें ये सिखाएगी कि असली जीत वो जंग के मैदान में नहीं, बल्कि हौसलों और इरादों में होती है। चलिए समय में पीछे चलते हैं। साल है 326 ईसा पूर्व। जगह है भारत की सरहद। मैसेडोनिया का एक नौजवान राजा, जिसे दुनिया सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है, पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने का सपना लेकर ठीक भारत के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। ये वो पल था जब दो अलग अलग दुनियाएं टकराने वाली थीं। देखिए, सिकंदर सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक तूफान था। एक ऐसा तूफान जिसने उस वक्त के सबसे ताकतवर फारसी साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था, जिसने मिस्र की महान सभ्यता को झुका दिया था। उसकी सेना अजेय मानी जाती थी, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था, और उसे पूरा यकीन था कि भारत भी बाकी दुनिया की तरह उसके सामने आसानी से सर झुका देगा। लेकिन सिकंदर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि झेलम नदी के उस पार एक ऐसी चट्टान उसका इंतजार कर रही थी, जिसे झुकाना नामुमकिन था। एक ऐसा भारतीय राजा जिसके लिए अपनी मिट्टी का सम्मान अपनी जान से भी बढ़कर था। उनका नाम था राजा पुरु, जिन्हें यूनानी इतिहासकारों ने पोरस कहा। तो आखिर ये राजा पोरस थे कौन, कहाँ से आए थे? चलिए उनके वंश और उनके महान साम्राज्य के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। देखिए, राजा पोरस का ताल्लुक कोई मामूली वंश से नहीं था। वो उस महान पौरव वंश के वंशज थे जिनकी जड़ें महाभारत काल के राजा पुरु तक जाती हैं। वो एक चंद्रवंशी क्षत्रिय योद्धा थे, और उनका साम्राज्य वो आज के पंजाब में जो दो बहुत जरूरी नदियां हैं, झेलम और चिलाब, ठीक उनके बीच के बेहद उपजाऊ इलाके में बसा हुआ था। ये एक खुशहाल, एक समृद्ध राज्य था, जहां उनकी प्रजा अपने राजा के लिए जान देने को तैयार रहती थी। और एक बात जो राजा पोरस को सबसे अलग बनाती थी, वो थी उनकी कदकाठी। कहा जाता है कि उनकी लंबाई 7 फीट से भी ज्यादा थी। सोचिए जरा, उस जमाने में 7 फीट का इंसान। जब वो अपने विशालकाय हाथी पर सवार होते थे तो वो किसी आम राजा की तरह नहीं, बल्कि किसी देवतुल्य योद्धा की तरह लगते थे। सिर्फ उनकी मौजूदगी ही दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, वो हिस्सा जहां सिकंदर का तूफान भारत की जमीन तक पहुंचता है, और कैसे भारत की आपसी फूट उस तूफान को यहां पैर जमाने का मौका दे देती है। भारत पहुंचने से बहुत पहले ही सिकंदर एक जीती जागती किंवदंती बन चुका था। अपनी जबरदस्त घुड़सवार सेना और फैलेंक्स नाम की एक खास सैन्य रणनीति के दम पर, मतलब भालों की एक ऐसी दीवार जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था, वो हिंदू कुश के बर्फीले पहाड़ों को पार करके भारत आ पहुंचा था। उसका पैगाम बिल्कुल साफ था, या तो दोस्ती कर लो या फिर तबाही के लिए तैयार हो जाओ। उस समय भारत में दो अलग अलग सोच चल रही थी। एक तरफ था तक्षशिला का राजा आम्भी, जिसने सोचा कि अपनी सत्ता बचाने के लिए दुश्मन से हाथ मिला लेना ही समझदारी है। और वहीं दूसरी तरफ थे राजा पोरस, जो अपनी मिट्टी की आज़ादी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से भी भिड़ने के लिए तैयार बैठे थे। असल में राजा अम्भी की पोरस से बहुत पुरानी दुश्मनी थी, और उसने इसी दुश्मनी का फायदा उठाया। उसने सिकंदर के सामने बिना एक भी तीर चलाए हथियार डाल दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सिकंदर का शाही स्वागत किया और वादा किया कि वो अपने ही देश के एक राजा, मतलब पोरस को हराने के लिए उसे अपनी सेना और 5000 सैनिक भी देगा। ये एक ऐसा धोखा था जिसने सिकंदर को भारत में एक मजबूत फुटहोल्ड दे दी। और अब कहानी उस निर्णायक मोड़ पर आती है जब सिकंदर और पोरस का आमना सामना होता है, भले ही शब्दों के जरिए। सिकंदर ने पोरस को अपनी अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा। सिकंदर को लगा कि वो पूरी दुनिया को जीत चुका है, तो ये एक छोटा सा राजा क्या चीज है। उसने अपने घमंड में चूर होकर पोरस के पास एक दूत भेजा। संदेश बिल्कुल सीधा और साफ था कि पोरस झेलम नदी के किनारे आए, उसकी अधीनता स्वीकार करे और उसे टैक्स दे। ये एक विश्व विजेता का हुक्म था, जिसे ठुकराने का मतलब था सीधी सीधी मौत। लेकिन पोरस किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने उस दूत की आंखों में आंखें डालकर वो जवाब दिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, जाओ, जाकर अपने राजा से कह दो
कि मैं झेलम के किनारे जरूर आऊंगा, लेकिन श्रद्धांजलि देने या टैक्स चुकाने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध करने के लिए। हमारा और तुम्हारा फैसला अब तलवारें करेंगी। ये जवाब सुनकर सिकंदर भी हैरान रह गया। अब युद्ध तय था। और यहीं से उस महान युद्ध का आगाज होता है जिसे यूनानी इतिहासकार बैटल ऑफ द हाइडेस्पेश कहते हैं, यानी झेलम नदी का युद्ध। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ दुनिया जीतने का घमंड था, तो दूसरी तरफ अपनी मिट्टी बचाने का स्वाभिमान। और देखिए, कुदरत भी इस जंग में एक बड़ा किरदार निभा रही थी। ये लड़ाई मॉनसून के पीक सीजन में लड़ी गई। आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी, झेलम नदी खतरनाक तरीके से उफन रही थी और पूरा मैदान कीचड़ से भर गया था। ये सारी चीजें पोरस के हक में थी। उन्हें पूरा यकीन था कि ऐसी भयानक हालत में कोई भी सेना नदी पार करने की हिम्मत तो कर ही नहीं सकती। अगर हम दोनों सेनाओं की ताकत की बात करें तो पोरस के पास लगभग 30,000 पैदल सैनिक और करीब 4,000 घुड़सवार थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार थे उनके 200 पहाड़ जैसे युद्ध हाथी। ये एक ऐसी ताकत थी, एक ऐसा चलता फिरता किला जिसे यूनानियों ने पहले कभी सपने में भी नहीं देखा था। दूसरी तरफ सिकंदर की सेना संख्या में थोड़ी बड़ी थी और दुनिया भर के युद्धों का उसे अनुभव था। लेकिन सिकंदर सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक बहुत ही चालाक रणनीतिकार था। उसने कई रातों तक नदी के किनारे मशाले जलाकर और खूब शोर मचाकर ऐसा माहौल बनाया जैसे वो नदी पार करने की कोशिश कर रहा हो। इससे पोरस के सैनिक हर रात झूठे अलार्म पर जागते रहे और धीरे धीरे थकने लगे। और फिर एक रात जब भयंकर तूफान आया, आसमान में बिजली कड़क रही थी, ठीक उसी तूफान की आड़ में वो अपनी मुख्य सेना को लेकर 27 किलोमीटर दूर गया और चुपके से नदी पार कर ली। जब पोरस को इस धोखे का पता चला तो उन्होंने फौरन अपने बेटे को एक सैन्य टुकड़ी के साथ सिकंदर को रोकने के लिए भेजा। लेकिन सिकंदर के घुड़सवार ज्यादा अनुभवी और ज्यादा ताकतवर थे। उनके सामने वो टिक नहीं पाए और पोरस के बेटे ने युद्ध में वीरगति प्राप्त की। इस खबर ने पोरस के दिल में बैठे योद्धा के गुस्से की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। और फिर युद्ध के मैदान में आमने सामने की टक्कर हुई। शुरुआत में पोरस के हाथियों ने सिकंदर की सेना में तबाही मचा दी। उन्होंने यूनानी फैलेंक्स की वो अभेद्य भाला दीवार तोड़ दी। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। पोरस के 300 रथ उस कीचड़ में फंसकर बिल्कुल बेकार हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर सिकंदर ने अपनी तेज घुड़सवार सेना को किनारों से हमला करने भेजा और उसके सैनिकों ने एक क्रूर रणनीति अपनाई। उन्होंने हाथियों की सूंड, उनकी आंखों और पैरों पर भालों और कुल्हाड़ियों से वार करना शुरू कर दिया। दर्द से पागल होकर हाथी अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागने लगे, जिससे पूरी भारतीय सेना में भगदड़ मच गई। यूनानी इतिहासकार भी लिखते हैं कि जहां बड़े बड़े राजा जैसे फारस का राजा डैरियस सिकंदर के सामने युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए थे, वहीं राजा पोरस आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनके शरीर पर 9 गहरे घाव थे, लेकिन वो तब भी अपने हाथी पर बैठे दुश्मन पर भाले फेंक रहे थे। आखिरकार बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो बेहोश हो गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। यहाँ इस कहानी का सबसे जरूरी और सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। युद्ध के बाद का वो पल जब एक हारा हुआ राजा एक जीते हुए सम्राट के सामने लाया गया। ये हथियारों की नहीं, बल्कि चरित्र की जीत का क्षण था। जब घायल पोरस को जंजीरों में जकड़कर सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने उनसे पूछा, बताओ पोरस, तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए? मौत सामने खड़ी थी, लेकिन पोरस का स्वाभिमान नहीं झुका। उन्होंने बिना किसी डर के जवाब दिया, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस जवाब में कोई रहम की भीख नहीं थी, कोई डर नहीं था, सिर्फ एक राजा का गौरव और आत्मसम्मान था। सिकंदर को अपनी जिंदगी में चापलूसों और डरपोक राजाओं की आदत थी, लेकिन उसे पहली बार कोई ऐसा दुश्मन मिला था जो हारकर भी नहीं हारा था। वो पोरस के इस साहस और स्वाभिमान से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने न सिर्फ उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया, बल्कि उसे और भी बड़ा कर दिया। और इस तरह दो दुश्मन एक दूसरे के सहयोगी बन गए। चलिए अब इस गाथा के आखिरी अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे पोरस के दुखद अंत के बारे में और इतिहास पर उनकी उस अमिट छाप के बारे में जो आज भी जिंदा है। झेलम के युद्ध ने सिकंदर की सेना को अंदर से हिलाकर रख दिया था। उनके हौसले पस्त हो चुके थे। उन्होंने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया और सिकंदर को पहली बार भारत से वापस लौटना पड़ा।
कुछ साल बाद 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ पोरस पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर राजा बन चुके थे, लेकिन अफसोस यही ताकत उनकी दुश्मन बन गई। तो हुआ ये कि सिकंदर तो दुनिया से चला गया, लेकिन उसने अपने एक जनरल यूडेमस को पंजाब के इलाके में छोड़ दिया था। अब यूडेमस देख रहा था कि पोरस की ताकत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो उसे एक खतरे की तरह देखने लगा। तो जो काम सिकंदर जैसा विश्व विजेता नहीं कर सका, वो इस जनरल ने धोखे से किया। मशहूर इतिहासकार डायोडोरस सिक्युलस लिखते हैं कि 321 से 315 ईसा पूर्व के बीच इसी यूडेमस ने धोखे से राजा पोरस की हत्या करवा दी। और मकसद साफ था, पोरस की वो विशाल सेना और वो ताकतवर हाथी, उन पर कब्जा करना। तो इस कहानी का सार क्या है? यही कि पोरस भले ही झेलम की लड़ाई हार गए, लेकिन असल में उन्होंने एक बड़ी जंग जीत ली थी। उन्होंने सिकंदर की अजेय सेना का वो घमंड तोड़ दिया जिसे उस वक्त की पूरी दुनिया नहीं तोड़ पाई थी। पोरस वो चट्टान साबित हुए जिससे टकराकर दुनिया जीतने का सिकंदर का सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। पोरस की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची जीत हथियारों से नहीं, बल्कि हिम्मत और उसूलों से होती है। वे हमेशा भारत के एक महान और स्वाभिमानी राजा के रूप में याद रखे जाएंगे। हम ये कहानी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर राजा आम्भी ने गद्दारी न की होती, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो सोच सफर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।